बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है, बेसिकली आज 3 टॉपिक्स को हमने कवर करना है। फर्स्ट वन इज़ वर्क, सेकंड वन इज़ एनर्जी एंड थर्ड वन इज़ पावर। बेसिकली ये तीनों जो है वो आपस में रिलेटेड हैं ऑलमोस्ट, इसलिए हम इनको इकट्ठा जो है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारा जो है डिस्कशन का टॉपिक है वो है वर्क। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके लेक्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अगर आप जो है इस लेसन के एंड में आप वर्क के बारे में जान के अंडरस्टैंड करके इसको अच्छे तरीके से आप वर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में रिकॉल कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं फार्मूला को। अगर आपने वर्क डन को कैलकुलेट करना और कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखेंगे इसको स्टडी करने के बाद। तो अभी हम वर्क को देखते हैं कि वर्क जो है वो इसका क्या मतलब है। अगर आप कहते हैं कि आप कोई काम करें तो डिफरेंट सिचुएशन जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है। जैसे अगर फर्स्ट करें आपने कोई वेट उठाया हुआ है, वेट उठाया हुआ है मीन्स आप मूव नहीं कर रहे, आप जस्ट कोई वेट उठा के, कोई बकेट उठा के, अपना कोई बैग या बुक उठा के आप खड़े हैं। तो ये कंडीशन जो है वो आपके वर्क डन में आती है या नहीं, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और होंगी। और अगर आप जो है वो वॉक कर रहे हैं ग्रॉसरी बैग को उठा के, तो ये वर्क डन में आता है या नहीं। इसके बाद अगर आपने कोई होमवर्क असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट किया तो ये वर्क डन में आती है या नहीं, या आप अगर कोई ऐसे लिखें तो ये वर्क डन में आता है या नहीं। तो ये सारी जो है ये सिचुएशन जो है इसको आप जहन में रखेंगे, और जब आप वर्क वाला टॉपिक और उसके फार्मूलाज को डिस्कस कर लेंगे तब वापस इस स्लाइड पे आके सेल्फ इवेल्युएशन करके बताइएगा कि ये वाली जो सारी कंडीशंस हैं ये वर्क डन में आती हैं या नहीं आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अप्लाइड मैकेनिक्स या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो वर्क डन आपके पास एक ही कंडीशन होती है, जब आप कोई कांस्टेंट फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं और वो उस ऑब्जेक्ट को मूव कराती है सेम डायरेक्शन में। मींस टू से कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में जो है वो वर्क डन जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हुआ है, तो आप कहते हैं कि इस पे वर्क डन हुआ है। तो जैसे आपके पास डायग्राम में एक ब्लॉक जो है वो सरफेस पे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर होगा तो हम कहेंगे कि वर्क डन हो गया है। अगर ब्लॉक अपनी ही जगह पे पड़ा रहेगा, या आप यूँ कंसीडर कर लें कि आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई वर्क डन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, चाहे आप जितनी मर्जी फोर्स लगाएं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वर्क डन जो है वो कब कंसीडर होता है फिजिक्स में। जब आप ट्रॉली को शॉपिंग मॉल में आप 10 मीटर तक जो है वो उसको पुश करते हैं, या आप जो होता है आप बैग जो है वो स्कूल बैग जो है वो 1 मीटर तक लिफ्ट करके जाते हैं। मीन्स आपने जो है वो एक चीज़ को पुश किया है और उसका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर तक आपने कवर किया है। उसी चीज़ जो है वो आपने वर्क डन में कंसीडर नहीं करनी इसके मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें ये है कि फर्ज करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि आपने वॉल को जब पुश कर रहे हैं तो वॉल जब वो अपनी जगह से नहीं हट रही, तो इट मीन्स आप जस्ट फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो वो भी वर्क डन में नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप एक ही जगह पर, एक ही स्पॉट पे अगर आप कंटिन्यूसली जंप कर रहे हैं तो भी ये कोई वर्क डन नहीं है। आप चेयर उठा के, वर्क डन का हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला गिवन होता है जो बहुत ही सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है, डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं वर्क डन को, और एफ को मल्टीप्लाई करते हैं हम एस के साथ, ठीक है। एफ से हमारा हमारे पास फोर्स है और एस से हमारा डिस्टेंस है। तो कांस्टेंट फोर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स ये जो है डिस्टेंस जो है ये भी डायरेक्शन के फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है, उसी की सेम डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस को आप मीटर से प्रेजेंट करते हैं, फोर्स को न्यूटन से प्रेजेंट करते हैं, और वर्क डन का जो यूनिट होता है उसका जूल होता है, इसको हम जे से प्रेजेंट करते हैं। तो मज़ीद जो है एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें यह है कि अगर आप फर्ज करें आप अपनी मदर का हैवी शॉपिंग कार्ट जो है वो आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन की, और 200 मीटर तक आप उसको जो है वो मूव कराते हैं, तो वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन का फॉर्मूला रिकॉल करें। वर्क डन हमारे पास किसके बराबर था, W इज इक्वल टू एफ एस, या एफ डी भी हम कहते हैं, समटाइम डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। तो एफ हमारे पास यहाँ पर 50 न्यूटन है और डी हमारे पास 200 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा।
इसमें स्टार्ट में सिंपल जाउल्स में इसका आंसर दिया हुआ है, जबकि सेकंड स्टेप में जाउल्स को किलो जाउल्स में कन्वर्ट करके 100 सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। अब जो है वो एक सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में ये कि जैक जो है उसने अपना बैकपैक जो है वो पहना हुआ है, उसका वेट जो है वो 120 न्यूटन है। तो आपको पता है कि वेट जो है वो भी फोर्स में ही आता है, तो वेट उसका 120 न्यूटन है और उसने रन करना स्टार्ट किया है लेवल ग्राउंड, ठीक है, कि ग्राउंड के ऊपर ही वो भागता हुआ जा रहा है और उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब जो है आप यहाँ पर इसके इस न्यूमेरिकल के बेसिकली दो पोर्शन है कि पहले वो ग्राउंड पे भागता जा रहा है, फिर उसके बाद उसने जो है वो स्टार्ट किया है क्लाइंब अप करना एक लेडर पे, और हाइट कितनी उसकी उसकी है 10 मीटर। तो उसके बाद जो है वो उसका वर्क डन जो है वो कितना हुआ, मीन्स आपने टोटल वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी वर्क डन नहीं होगा जब उसका जो पैक उसने पहना हुआ होगा वो ग्राउंड लेवल पे ही होगा, ठीक है। तो रीज़न ये है कि उसने जो पैक पहना हुआ है और उसका ग्राउंड के साथ जो या उसकी मूवमेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो वर्क डन जो होती है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होती है एफ एस या एफ डी, जो भी हम इसका फार्मूला जो होता है दोनों एक ही चीज़ है, एफ डॉट डी होता है। स्केलर प्रोडक्ट में हम जब भी डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा लगता है, ठीक है। तो कॉस 90 जो होता है वो जीरो होता है, तो इस वजह से सारे का सारा वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा जब उसकी लिफ्ट किया हुआ होगा उसने, जब कोई किसी भी चीज़ को, जैसे अगर आप बकेट उठा के बिल्कुल खड़े हैं या आप कोई चीज़ उठा के खड़े हैं या आप ग्राउंड लेवल पे ही किसी चीज़ को उठा के भागते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सूरत में उसने कोई वर्क डन नहीं किया। वर्क डन तब होगा जब वो ऊपर से नीचे छलांग लगाएगा, जैसे उसने क्लाइंब अप किया है हाइट फ्रॉम 10 मीटर। तो आप जो है ये वाली फोर्स कंसीडर करेंगे 120, और ये वाली जो हाइट भी यहाँ पर डिस्टेंस में यहाँ कंसीडर हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। जो ग्राउंड में उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस वर्क है। अब मजीद जो है वो हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो वो बेसिकली होती है कि कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी एनर्जी जो होती है वो काम करने की सलाहियत को कहते हैं। तो इसका यूनिट भी जूल है, इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, इसमें से मोस्ट कॉमन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। काइनेटिक है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, सोलर है और न्यूक्लियर है। ये इसको अगर हम एक ही पिक्चर में समराइज करें तो ये इस तरह से आती है कि ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करें तो काइनेटिक हमारे पास एनर्जी वो होती है जो मोशन की वजह से होती है, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट बॉडी इन मोशन पोजेसेस, कि अगर एक बॉडी मोशन के दौरान जो एनर्जी पोजेस करती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है काइनेटिक एनर्जी की वही है कि अगर आपने कोई बुलेट को शूट किया है पिस्टल से तो वो ऑब्वियसली बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह से हेलीकॉप्टर जो होता है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर फ्लाई कर रहा है तो उसके पास भी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट वन जो होता है वो बॉडी का मास होता है और सेकंड वन वेलोसिटी होती है। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, मास जितना कम होगा चांसेस है कि उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे बुलेट की अगर हमने बात की थी तो बुलेट का साइज़ बहुत छोटा होता है जबकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मास को हम किलोग्राम में लेंगे और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। तो जो है अगर आप इसकी इक्वेशन को वैसे कंपेयर करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो इसमें से अगर मास ज़्यादा हो जाएगा तो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो लास्ट लाइंस हैं इस स्लाइड में यही बात बताई हुई है यहाँ पर, व्हेन ईदर मास और वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी स्क्वायर। तो उसको हम एब्रिविएशन के तौर पे सिंपली जब हम डिस्कस करते हैं तो हम हाफ एम वी स्क्वायर ही डिस्कस करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसकी यूनिट को अगर डिस्कस करें तो ये एनर्जी है तो इसका यूनिट भी जाउल में होगा,
अगर हम सिंप्लीफाई करके मास का और वेलोसिटी का अलग से लिखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका यूनिट बनेगा। इसको हम एब्रीविएशन के तौर पे हम इसको शॉर्टकट करके जॉल कंसीडर कर लेते हैं, तो ये वर्क डन के बराबर ही होगा। अब जो है वो एक गाड़ी डायग्राम में दिखाई हुई है जो कि इसका मास m किलोग्राम है, वेलोसिटी v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट के बाद तो वो हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगी। अब जो है आगे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें आपसे कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है मास एम्प्टी वैन ऑफ मास, ठीक है, 1000 किलोग्राम की एक वैन जो है वो इसमें अभी पैसेंजर्स नहीं बैठे हुए, खाली जा रही है, मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो उसका जो मास है वो 1000 किलोग्राम है और उसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जब आपने कैलकुलेट करनी होगी तो वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। अब जो है पहले वैन जो थी वो एम्प्टी थी, अब उसके अंदर आपने गुड्स को अगर लोड कर दिया है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी चेंज आएगा। अब इसका मास जो है वो बढ़ जाएगा और उसकी वेलोसिटी सेम है। अब मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि हाँ काइनेटिक एनर्जी का अगर फार्मूला आप नोट करें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी के साथ मास और वेलोसिटी दोनों का लीनियर रिलेशनशिप है, और सॉरी, काइनेटिक एनर्जी के साथ मास और वेलोसिटी दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो जाएगी, तो जब मास बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, सॉरी, जब मास बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो अभी हम देखते हैं इसका जो मास है वो 2000 किलोग्राम हो गया, तो अब वो वैल्यू पुट कर दिया आपने, 1000 की जगह पे 2000 पुट कर दिया, तो अब इसकी जो एनर्जी है वो 4 किलो जॉल हो गई, मीन्स पहले से दुगनी हो गई है। अब अगर आप इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दें तो अनलोडेड है अभी भी वैन जो है, मीन्स आप यूँ कह लें कि एम्प्टी ही है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो अनलोडेड में इसका जो मास था हमारे पास 1000 था, तो जहाँ पे आपने पहले 2 लेते रहे थे आप वहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड पुट करेंगे, तो आपके पास जो है अगेन काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। फॉर्मूला जो है इसका हाफ एम वी स्क्वायर है। अब जो है फाइंड द फॉर्मूला व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन मास डबल्स। अब प्रीवियस स्लाइड को देखते हुए आप ऑब्जर्वेशन जो है वो अपनी यहाँ पर पुट करेंगे कि अगर मास आपने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। प्रीवियस स्लाइड में हमने यही देखा था ना कि पहले जो था आपके पास मास जो था वो 1000 था, तो एनर्जी कितनी थी, 2 किलो जॉल। जब आपने मास को डबल कर दिया, मास को आपने डबल कर दिया तो आपके पास जो है 1000 की जगह पे 2000 जब आ गया तो आपके पास ये भी 4 किलो होगी, मीन्स इसका 2 टाइम्स आ गई। तो यही चीज़ आगे इंक्लूड की हुई है कि मास डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है, लेकिन जब वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 4 टाइम्स हो जाती है। इस चीज़ को भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं प्रीवियस स्लाइड से रिलेट करके कि जैसे यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, वेलोसिटी, और मास जो था वो 1000 था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आपके पास एनर्जी आई थी वो 2 किलो जॉल थी। अब आगे जो है वो आपने अनलोड की है वैन अगेन से, तो इसका मतलब है कि इसका मास तो 1000 अगेन हो गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी जब डबल होगी, वेलोसिटी जब डबल होगी 2 से 4 होगी, तो इसका जो रिजल्टेंट आया काइनेटिक एनर्जी का तो वो 8 किलो जॉल आ गया, मीन्स 4 टाइम आ गया। तो अब इक्वेशन को भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर इसको मास को आप डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो इसका स्केयर है तो ये इसको 4 टाइम इंक्रीज करेगा। अब अगेन एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसको आपने ऑब्जर्व करके इसकी कैलकुलेशन जो है वो खुद से करनी है, बस इसमें थोड़ी सी एक एडिशनल चीज़ इंक्लूडेड है, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इसमें आपको जो है एक्सेलरेशन दे दिया गया है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन से, और टाइम भी आपको बता दिया 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब जो है वो आपने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, मीन्स कुछ टाइम के बाद आपने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है, और इसका जो मास है वो आपको गिवन है 200 किलोग्राम। सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो जब आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होती है तो आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक वेलोसिटी और एक मास। मास आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है।
तो वेलोसिटी जो है वो फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके, एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है और टाइम भी आपको गिवन है। तो आप यहाँ से जो है, और ये भी पता है कि रेस्ट पोजीशन से मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो था, यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी जब आ जाएगी तो उसको इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो थी हाफ mv², उसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जब वेलोसिटी आ जाएगी तो इसको आप उस वैल्यू में पुट कर दीजिएगा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। तो सिंपल सी बात है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी 10 किलो जॉल आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। तो जैसे आप उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो वो जो है वो उसके अंदर एनर्जी में कम या ज़्यादा जो है इजाफा होगा। अगर तो आप हाइट की तरफ जा रहे हैं, हाइट उसकी बढ़ाती जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर जो है वो आप उसकी हाइट को रिड्यूस करते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये पोजीशन या कंडीशन की वजह से होती है। और इसकी दो डिफरेंट काइंड्स होती हैं। उसमें ज़्यादातर जो कॉमन काइंड जिनको हम डिस्कस करते हैं कॉमन टाइप्स को, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। जैसे स्प्रिंग होता है या इलास्टिसिटी वाली जो भी आपके पास चीज़ होती है, इसकी कंडीशन की वजह से ये बॉडी में एनर्जी जो वो पोजेस होती है। जैसे स्प्रिंग हो गया, रबर बैंड हो गया, बैलून विद एयर हो गया। तो इन सबको जब आप इसकी होता है कि जब आप इनको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, लाइक अगर आप इनको स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे जाती हैं। तो अपने अंदर जो जब आप इनको स्ट्रेच करते हैं तो एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, जब आप इनको रिलीज करते हैं तो ये अपनी एनर्जी जो है वो स्टोर की हुई होती है उसको यूटिलाइज करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो बॉडी, जैसे फर्ज करें आप अर्थ पे हैं, तो पोजीशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आप जितना जो है वो आउटवर्ड मूव करते जाएंगे, अपवर्ड मूव करते जाएंगे, उसको उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसमें इजाफा होता जाएगा। तो ग्राउंड लेवल पे ये बिल्कुल जीरो होती है। जैसे ही आप इसे अब जाते जाते हैं, हाइट में इजाफा होता जाता है, तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे अगर आपने एक चेयर को लिफ्ट किया है ग्राउंड से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो भी जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसमें स्टोर हो जाएगी, बढ़ जाएगी उसकी। और अगर जो है वो आप थर्ड स्टोरी बिल्डिंग पे हैं, तो भी जो है वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की काफ़ी अमाउंट होगी आपके पास। ठीक है, इसको अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसमें आप जो है वो ग्रेविटेशनल GPE से मुराद यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। मैस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से और हाइट पे, मीन्स ग्राउंड लेवल से आपने हाइट को कैलकुलेट करना है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो है, यहाँ से लेके अगर फर्ज करें आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इसको हम हाइट का नाम देंगे। ठीक है, आप ग्राउंड लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो है, हाइट पे मैक्सिमम होगी, और इसमें जो जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो होगी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये है जी इसकी यूनिट है। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और हाइट का यूनिट मीटर होता है। इसको ये एनर्जी की एक टाइप है तो उसको हम इसका यूनिट भी जॉल ही लेंगे। अब कुछ जो है वो सेल्फ एवेल्युएशन के पॉइंट से दो तीन सिंपल सी सिचुएशन क्रिएट की हुई है। जैसे फर्ज करें आपने कोई बैग उठाया है टॉप ऑफ योर टेबल पे। ठीक है, तो अब जो है आप किस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी। ऑब्वियसली बात है, आप टेबल से खुद उठा के खड़े हैं तो उसका जो हाइट, उसकी जो हाइट है उसमें इजाफा हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अब सेम बैग जो है वो अगर आप मून पे उठा के खड़े हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो मून पे जो है वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि मून की जी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ का होता है उससे उसकी वैल्यू कम होती है। तो इस वजह से अगर वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो अर्थ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आप अर्थ पे बैग को लिफ्ट करके खड़े हैं, अगर आप मून पे जाके खड़े हैं बैग को लिफ्ट करके, तो इसकी जीपी की वैल्यू जो है वो कम होगी। इसके कुछ आगे न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे फर्स्ट वन है कि आपने एक बुक्स का जो सेट है उसका मैस 3 किलोग्राम है, इसको आपने लिफ्ट किया हुआ है, और 2 मीटर जो है वो इसकी मतलब इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो 2 मीटर होगा। तो आपने जीपी जो है वो कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो जी की वैल्यू यहाँ पर आपको वैसे बता दी कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्केल लें, तो अगर आप 10 जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा अकोरेट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एम सी एस में सिंपल सी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लेस कर देंगे। एम की जगह पे 3 जी की वजह से जी की वैल्यू आप 10 ले लेंगे और एज की वैल्यू आपको गिवन है 2, तो वो वैल्यूज़ आपने प्लेस कर दी तो आपके पास 60 जूल आ गया। अब जो है वर्क डन कैलकुलेट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।